नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को MCQ के रूप में यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था उत्तराखंड की सिंचाई कृषि, उसके क्वेश्चंस, उत्तराखंड की फसलें, उनके क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे थे। इसकी एक क्लास हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी है। आज हम इसकी दूसरी क्लास को यहां पर कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का वह जिला जिसे भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है। देखिए, उत्तराखंड में लीची उत्पादन के 2-3 प्रमुख जिले हैं, जिसमें आपका देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये टॉप 3 जिले आते हैं। इन तीनों में भी सबसे प्रमुख जिला है हमारा देहरादून और इसे भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन घोषित किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन एक उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? अब देखिए, ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से आया है कि उत्तराखंड का हरा सोना किसको कहते हैं, उत्तराखंड का वरदान किसको कहते हैं। अब आ गया कि उत्तराखंड का लोकप्रिय वृक्ष नाम है बांज वृक्ष। बांज वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान, शिव की जटा और उत्तराखंड का हरा सोना इसे कहा जाता है। बांज वृक्ष का वनस्पतिक नाम क्या होता है? बांज वृक्ष का वनस्पतिक नाम क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा होता है। दुनिया में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 40। और उत्तराखंड में कितनी पाई जाती हैं? केवल 5। बांज वृक्ष किस जलवायु का पौधा है? तो बांज वृक्ष आपका शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है या वृक्ष है। ठीक है। किस ऊंचाई पर पाया जाता है? 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है, वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ करी थी। अटल खाद्यान्न योजना उत्तराखंड ने शुरू करी थी। 11 फरवरी 2011 को इसकी शुरुआत होती है। एक पेपर में डेट सहित ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में ग्राम्य परियोजना का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड में ग्राम्य परियोजना पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण एवं पर्यावरण ह्रास को रोकने से है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोगों का प्रतिशत कितना है? कुल कार्यशील जनसंख्या में पूछा गया है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हमारी जो पूरी जनसंख्या है उसमें कृषि से जुड़े हुए जो कृषक और कृषक श्रमिक हैं वो कितने हैं, उनका प्रतिशत कितना है। अगर हम पूरी जनसंख्या में से बात करें तो वो था 12.81%। यहां पर है कि जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें कितने किसान हैं, तो कार्यशील जनसंख्या में आपके 33.38% कृषक हैं या कृषि से जुड़े लोग हैं, जिसमें किसान और केवल किसान श्रमिकों को शामिल किया गया है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जनसंख्या को लेकर के हर एग्जाम में आपसे सवाल आते हैं। जो एग्जाम आपका आज भी हुआ यूकेपीएससी के द्वारा लैब असिस्टेंट का, उसमें भी आप देखेंगे जनसंख्या के, चाहे उत्तराखंड के आंकड़े हो चाहे देश के आंकड़े हो, 2011 के लगातार वहां पर पूछे गए हैं। जनसंख्या के ऊपर 2011 की जनगणना के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सभी नंबर्स को, सभी आंकड़ों को बिल्कुल सिंपल तरीके से कंपेयर करते हुए हमने वहां पर कवर किया है। जो आज का पेपर था, कोशिश करेंगे जल्द ही उसके सॉल्यूशन को यहां पर करने की। या तो पूरे पेपर को एक साथ कवर कर जाएंगे, एक साथ उनके सॉल्यूशन करेंगे, या फिर जो हमारी टॉप जीके MCQ वाली सीरीज चलती है, उत्तराखंड की प्रैक्टिस सीरीज चलती है, उसमें उनके क्वेश्चंस को कवर कर जाएंगे। काफी अच्छा पेपर था। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे, वो आपसे पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ गए थे जो हमने कुछ दिन पहले ही कवर किए थे। जैसे हमने एक वीडियो कवर किया था भारत के प्रमुख आयोगों को लेकर के, उसमें हमने महिला आयोग के बारे में बात करी, राष्ट्रीय बाल संरक्षण जो आयोग है उसके बारे में बात करी थी, और उसमें कवर किया था कि आयोग कितने से कितने साल के बच्चों के लिए समान है, किनको बच्चा उसमें माना जाता है। तो वो सब चीजें आपसे पूछी गई थी। एक ही वीडियो से 2 क्वेश्चन आपके बन गए थे। कुछ दिन पहले ही टॉप जीके वाली सीरीज में हमने दर्रों का, जो दक्षिण भारत के दर्रे हैं, थाल, पाल और भोर घाट के, उनका क्रम देखा था उत्तर से दक्षिण, वो भी आपसे पूछा गया था। ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए थे। कोशिश करेंगे जल्द उनको कवर करने का। नेक्स्ट है,
उत्तराखंड राज्य में देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन, चीड़ पाइन आदि वनीय क्षेत्रों में उच्च पर्वतीय डालों पर निम्न में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो उच्च पर्वतीय ढाल होगा यहाँ पर। ऊंची पर्वतीय ढालों पर हमें किस प्रकार की मृदा मिलती है? वहां पर हमको उप पर्वतीय मृदा मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं हमारे ऊंचे ऊंचे इलाकों में पाए जाते हैं, तो उनकी ढालों पर हमें किस प्रकार की मृदा मिलती है? इस प्रकार की। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड राज्य में गेहूं फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। गेहूं को लेकर के आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चलिए देखते हैं। यह उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 30% भाग पर बोया जाता है, आपका सही हो जाएगा। उत्तराखंड में जो सबसे प्रमुख फसल है वो गेहूं की फसल है। सबसे ज्यादा जो क्षेत्र में बोई जाती है 30% वो गेहूं है। दूसरे नंबर पे चावल है 26% के साथ। कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक क्षेत्र पर कृषि होती है गेहूं की, ये आपका सही है। भारत के संदर्भ में यह तीसरा सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड टॉप 3 राज्यों में नहीं आता है। इसकी अच्छी फसल के लिए 110 से 150 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है, यह आपका गलत हो जाएगा। कितनी वर्षा होती है इसके लिए आवश्यक? 50 से 70 सेंटीमीटर में ही काम चल जाता है। तो ए और बी आपके सही हैं, सी और डी आपके गलत हैं। ऐसे ही आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूरी थ्योरी को वो दे देता और बताइए इनमें से कौन सा वाला सही है। तो आपको चीजों को समझते हुए चलना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हिमालय के दक्षिण की पर्वतमालाओं में पाई जाने वाली मिट्टी जो बलुआ पत्थर, स्लेट, अभ्रक युक्त स्लेटी बलुआ पत्थर से बनी होती है, इसको क्या कहते हैं? तो हिमालय की दक्षिणी पर्वतमालाओं में अलग अलग प्रकार की चट्टानों से जो मिट्टी बनती है उसे भूरी लाल पीली मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य में नैनीताल, मसूरी, चक्राता इन क्षेत्रों में चूने, बलुआ पत्थर, इनसे ये मिट्टी यहां पर बनी होती है और यहां पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में उत्तराखंड राज्य में 1815-16 से 1928 तक 11 भूमि बंदोबस्त किए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त कौन सा था? तो ब्रिटिश काल में 11 भूमि बंदोबस्त होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख था आपका 9वां भूमि बंदोबस्त। 9वां भूमि बंदोबस्त 1863 से लेकर 1873 के बीच में हुआ। जीई विकेट के द्वारा इसे किया गया था, इसीलिए इसे विकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है। उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? उस समय कुमाऊं का कमिश्नर हेनरी रैमजे था। ठीक है, इस भूमि बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया था और इस भूमि बंदोबस्त में पूरी भूमि को, पर्वतीय भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था। तलाऊ, उपराऊ अव्वल, उपराऊ दोयम, इसके अलावा इजरान और कंटील। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में लीची उत्पादन में प्रथम 3 जिले कौन से हैं? तो टॉप 3 जिले आपने बताने हैं। देहरादून तो होगा ही, देहरादून सबसे आगे है, उसके बाद आपका उधम सिंह नगर और फिर नैनीताल। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मिट्टियों में वह जो उच्चस्थ हिमानी हिमघर्षण वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां वनस्पति न के बराबर होती है, वो कौन सी मिट्टी है? तो ऊंचे वाले क्षेत्रों में जहां पर बर्फबारी होती है, वहां पर ऐसे क्षेत्र जहां पर वनस्पति बिल्कुल ना के बराबर है, वहां पर आपको पर्वतीय छिछली मिट्टी दिखने को मिलेगी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यह मिट्टी उन क्षेत्रों में ज्यादा होती है जहां पर वर्षा कम होती है, क्योंकि वहां पर बर्फबारी है, ठंड ज्यादा है, बारिश कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में ब्रिटिश काल के पूर्व भूमि बंदोबस्त आधारित होते थे। तो ऐसा नहीं है कि राज्य में अंग्रेजों ने ही भूमि बंदोबस्त किया, चंद राजाओं ने भी किया था। गोरखाओं में सबसे पहले जोगामल ने किया 1791 में, और अंग्रेजों के आने से पहले गोरखाओं ने 1812 में भी भूमि बंदोबस्त किया। अंग्रेजों ने 11 भूमि बंदोबस्त किए और आजादी के बाद एकमात्र भूमि बंदोबस्त हुआ था 1960 से 64 के बीच में उत्तराखंड के अंदर। लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले अधिकांश जो भूमि बंदोबस्त थे वो आपके मनुस्मृति पर आधारित थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में ब्रिटिश काल में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो भूमि बंदोबस्तों के ऊपर भी एक अलग सा वीडियो बना हुआ है, लैंड सेटलमेंट करके अगर आप सर्च करेंगे, साथ में जीके ट्रैकर लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ब्रिटिश काल का जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ वो 1815 से 1816 के बीच में हुआ। उस समय जो कुमाऊं का कमिश्नर था वो था ई गार्डनर।
इसने करवाया था। इसके नेतृत्व में कुमाऊं के अंदर और गढ़वाल में जो अधिकारी था प्रमुख वो विलियम ट्रेल था, ठीक है, लेकिन कमिश्नर कौन था? गार्डनर। उत्तराखंड राज्य में भूमि बंदोबस्त के संदर्भ में किस सन में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए पर्वतीय भूमि को 5 प्रकारों में बांटा गया? तो पर्वतीय भूमि को 5 प्रकारों में 1863 से 73 के बीच में बांटा गया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यहीं पर वो भूमि बंदोबस्त हुआ था जिसे हम विकेट बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य दिलाने के लिए कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया? देखिए, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, इसकी जो स्थापना करी गई वो दिसंबर 2000 में करी गई। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन कब किया गया था? तो उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद, इसकी जो स्थापना करी गई वो वर्ष 2003 में करी गई। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए जैविक कृषि अधिनियम कब आया उत्तराखंड में, तब आपने 2019 को याद करना है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में 2 चारा बैंकों की स्थापना निम्न में से कहां पर करी गई है? तो राज्य में 2 चारा बैंक बनाए गए हैं, एक आपके पशुलोक ऋषिकेश के अंदर और एक आपका पंतनगर में, ठीक है। ऑप्शन सी। उत्तराखंड सरकार द्वारा एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, उत्तराखंड सरकार ने एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया? ये शुरू किया था सन 2004-05 में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। पुराने क्वेश्चन भी आयोग पूछ लेता है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में कुमाऊं में, 1816 में गढ़वाल में किसके नेतृत्व में हुआ? देखिए, जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ है उसे कुमाऊं में गार्डनर ने करवाया। गढ़वाल में जो प्रमुख अधिकारी था वो ट्रेल था, लेकिन वो गार्डनर के ही टाइम पीरियड का माना जाता है। तो यहां पर आपको दोनों विकल्प में दिए हैं तो आप गार्डनर को ही टिक करेंगे, क्योंकि पहला भूमि बंदोबस्त गार्डनर के ही खाते में जाता है। उत्तराखंड सेब उत्पादन करने वाले राज्यों में से एक प्रमुख राज्य है। यहाँ के किन 2 जिलों में सेब का उत्पादन नहीं किया जाता या सेब के बाग नहीं पाए जाते? राज्य में टोटल 13 जिले हैं। 13 में से 11 जिलों में सेब होते हैं, सेबों का उत्पादन होता है। 2 जिलों में नहीं होता, 2 मैदानी जिलों में नहीं होता, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। हमारे 2 ही मैदानी जिले हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में बैलोडीना एक औषधीय पौधा है। राज्य में सर्वप्रथम बैलोडीना की खेती कब करी गई? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। राज्य में सबसे पहले जो औषधि उगाई गई वो बेलाडोना थी और ये 1903 में कुमाऊं में उगाई गई। उत्तराखंड राज्य में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित किसानों को किसान रत्न सम्मान दिया जाता है। यह पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो किसान रत्न सम्मान की शुरुआत कब करी गई थी? 2010 से। उत्तराखंड राज्य में स्थापित पहला अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना किस स्थान पर करी गई? ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था कि अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहां पर है। यह आपके श्यामपुर देहरादून में पड़ता है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाला जिला हमारे कौन कौन से आते हैं? देखिए, सबसे कम है आपका चमोली में 5% के करीब है, आपने बढ़ते हुए बताना है। तो सबसे कम आपका चमोली में है, लगभग 5% के करीब। उसके बाद आता है पिथौरागढ़, लगभग 8% के करीब यहाँ का सिंचित क्षेत्र है, ये दूसरे नंबर पे है। इसके बाद इसका नंबर है और फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा है अल्मोड़ा के अंदर, लगभग 9.5% के करीब का सिंचित क्षेत्र। तो आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना था राज्य में सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन है? चमोली। और अगर सबसे ज्यादा वाला पूछ लेगा तो सबसे ज्यादा में उधम सिंह नगर का नाम आएगा, लगभग 99% वहां का क्षेत्र जो है वो सिंचित क्षेत्र में आता है। उसके बाद हरिद्वार आ जाएगा 97% के साथ, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक नहरों के पाए जाने के कारण किस जिले को उत्तराखंड राज्य का वेनिस कहा जाता है? तो उत्तराखंड का वेनिस ये कहा जाता है देहरादून को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। राज्य में देहरादून में कई सारी नहरें, प्रमुख नहरें पाई जाती हैं, जिस वजह से इसे ये नाम दिया गया है।
नहरों की बात करें, राज्य में जितनी सिंचाई होती है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा नहरों के माध्यम से सिंचित होता है, तो आप कहेंगे 20.69%। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है नहरें। नहरों को लेकर के क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जब हमारा नया राज्य बना 9 नवंबर 2000 में, तो यहां पर कितने किलोमीटर नहरें थी। यहां पर नहरों की जो लंबाई थी वो 6064 किलोमीटर नहरें थी। ठीक है, वर्तमान में नहरों की लंबाई कितनी है, यह है आपकी 13,297 किलोमीटर। ये डेटा है आपका 2022-23 का, तो इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन सकता है। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो वह है ऊपरी गंगा नहर, जो 1842 से 54 के बीच में बनी, हरिद्वार से कानपुर तक जाती है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में भूमि के प्रकार स्वरूप के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलाना है। देखिए, एक तरफ दिया है भूमि के प्रकार, एक तरफ जनपद दिए हैं। सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का, तो सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला है चमोली जनपद। सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला कौन सा है, परती भूमि वाला जिला है आपका पौड़ी गढ़वाल। सबसे कम चारागाह भूमि वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम चारागाह वाला जिला है आपका टिहरी गढ़वाल। और सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाला जिला यह है आपका चंपावत। तो ये इसका सही क्रम है। अब इसी प्रश्न के अगर दूसरे वाले पार्ट को पूछ लिया जाए, यहां पर है सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला, आपने कहा चमोली। सबसे कम ऊसर भूमि वाला जनपद कौन सा हो जाएगा, सबसे कम वाला है आपका हरिद्वार। ठीक है, इसी प्रकार सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। सबसे कम की बात होगी तब आप आंसर करेंगे रुद्रप्रयाग। सबसे कम चारागाह भूमि वाला जिला है आपका टिहरी गढ़वाल। सबसे अधिक चारागाह भूमि वाला जिला कौन हो जाएगा, चमोली जनपद। सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत है। सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, उधम सिंह नगर। ठीक है, तो पहले का आंसर 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 4 और चौथे का 3। 1 2 4 3 इसका सही आंसर होगा। 1 2 4 3 ऑप्शन बी। राज्य में बोए गए क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो अभी हमने ऊपर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाले जिलों का प्रतिशत देखा था। सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में है 99%, फिर हरिद्वार में 97% और फिर आपका नैनीताल आता है 63% के साथ। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के किस नदी घाटी को राज्य का धान का कटोरा कहा जाता है, तो धान का कटोरा कोसी नदी घाटी को कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उत्तराखंड राज्य में स्थानीय भूमि बंटवारे के आधार पर वह भू क्षेत्र जो गहरी घाटियों में स्थित है, जो पानी एकत्र होने पर तालाब का रूप ले लेता है। ऐसी भूमि जो गहरी घाटियों में पड़ती है और जब उसमें पानी जमा होता है तो वह तालाब का एक रूप ले लेता है, इसे कहा जाता है रौ या रय भूमि। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उत्तराखंड राज्य भूमि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो गलत वाले को बताना है। चलिए देखते हैं। गाढ़ भूमि यानी छोटी नदी घाटी में स्थित खेत, ये आपका सही है। जो छोटे छोटे गाढ़ गदेरे होते हैं उनके साथ लगे हुए खेत, उनको कहा गया गाढ़ भूमि। बगड़ क्या कहते हैं, नदी के किनारे की उपजाऊ भूमि। नदी के किनारे का जो समतल मैदान होता है, जो उपजाऊ भूमि होती है, उसे बगड़ कहते हैं। खिल या कंटील जंगल से लगी बंजर भूमि, ये भी सही है। ईजर अत्यधिक उपजाऊ भूमि जिसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता, ये आपका गलत हो जाएगा। ईजर या इजरान इसको कहते हैं और ये आपकी कम उपजाऊ वाली भूमि होती है, जंगलों से लगी भूमि होती है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। उत्तराखंड राज्य में जल संसाधनों के नियोजन व विकास प्रबंधन के लिए राज्य जल नीति कब आई थी, तो राज्य जल नीति को कब लाया गया, 2019 के अंदर। उत्तराखंड राज्य में स्थानीय भूमि बंटवारे के आधार पर अर्ध सिंचित भूमि के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। अर्ध सिंचित भूमि के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है, ऐसी भूमि जिसमें पानी लगातार बना रहता है, उस भूमि के लिए पचार या सिमार शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ इलाकों में इसे सिमंद भी कहा जाता है। ठीक है, पानी यहाँ पर लगभग हर टाइम बना रहता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड एक प्रमुख फल उत्पादक राज्य है। यहाँ पर फल उत्पादनों की व्यावसायिक शुरुआत कब हुई, तो ये कब हुई, 1869 से। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में प्रथम फल उद्यान की स्थापना कब और कहां पर करी गई, तो राज्य में पहला फल उद्यान ये 1860 में चौबटिया में बनाया गया था। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक नहर सिंचित जिले कौन से हैं,
तो नहर के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचित वाले जिले आपने बताने हैं, ठीक है, नहरों से जहां पर ज्यादा सिंचाई होती है। सबसे पहले आता है देहरादून, उसके बाद आता है हरिद्वार, फिर आता है नैनीताल और फिर आता है उधम सिंह नगर। पहले आपका देहरादून, फिर आपका हरिद्वार, फिर आपका नैनीताल और फिर उधम सिंह नगर। तो आपका हो जाएगा बी डी सी ए, बी डी सी ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कीड़ा जड़ी या वासी गुम्बा, यार्सी गुम्बा इसको लिखा जाता है, ठीक है, यार्सा गुम्बा इसको लिखा जाता है और यह एक औषधि है, ऑप्शन सी, पेपर में पूछी गई थी। हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति किसने विकसित करी? तो हर्सिल क्षेत्र में विल्सन प्रजाति को फ्रेडरिक विल्सन ने विकसित किया था, ठीक है। हर्सिल क्षेत्र में सेबों का विकास, सेबों का उत्पादन करने की शुरुआत, सेब के बागान किसने लगाए, वो सब आपने फ्रेडरिक विल्सन का ही नाम याद करना है। उत्तराखंड में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यह आपके अल्मोड़ा में पड़ता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना 1924 में होती है। इसको लेकर आपको 2 वर्ष याद करने, एक 1924 और एक 1936, ठीक है। 1924 में इसकी स्थापना होती है, बोसी सेन के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है, ठीक है, बोसी सेन। 1924 में वो इसे कोलकाता में स्थापित करते हैं और 1936 में इसे अल्मोड़ा लाया गया था। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित किया गया था। तो राज्य का जो चाय विकास बोर्ड है इसकी स्थापना होती है 2004 के अंदर और इसे अल्मोड़ा में बनाया गया था। हालांकि 2021 में इसे गैरसैंण ले जाने की घोषणा की जा चुकी है, ठीक है। निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ना और धान की पैदावार के लिए उपयुक्त है? तो गन्ना और धान इसके लिए अच्छी मानी जाती है तराई मिट्टी, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे बोसी सेन। कब करते हैं स्थापना? 1924। और उत्तराखंड में कब लाए इसको? 1936। शुरू में कहां किया था? कोलकाता के अंदर, ठीक है। किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? तो 80 का बंदोबस्त ये कहा जाता है ट्रेल के बंदोबस्त को। 1823 में इसने बंदोबस्त करवाया था, उसे पंचसाला बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय जो विक्रम संवत चल रहा था वो 1880 चल रहा था, इसलिए इसे 80 साला बंदोबस्त या सन 80 का बंदोबस्त कहते हैं। राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? देखिए, राज्य में रेशम किसने शुरू करवाया था? तो इंद्रचंद के काल में राज्य में रेशम होना शुरू हुआ। इंद्रचंद ने ही इसके कारखाने लगवाए थे। राज्य में मलवरी प्रकार का, मूंगा प्रकार का, टसर प्रकार का रेशम हमें देखने को मिलता है, इसके अलावा एरी प्रकार का। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो आजादी के बाद जो राज्य में भूमि बंदोबस्त हुआ वो 1960 से 64 के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जनपद में है? तो सबसे कम कृषि योग्य भूमि रुद्रप्रयाग में है और सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि उधम सिंह नगर में है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें कौन सी हैं? तो राज्य की 2 प्रमुख फसलें कई बार हमने देखा है, गेहूं है आपका 30%, चावल है आपकी 26% और यही उत्तराखंड की 2 प्रमुख फसलें हैं। उत्तराखंड की तीसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तीसरी प्रमुख फसल है हमारी गन्ना, जो कि 9% क्षेत्र में बोई जाती है, ठीक है। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को सन 1835 में किसने प्रोत्साहित किया? तो चाय की खेती शुरू कौन करता है? बिशप हेबर 24 में करता है, लेकिन व्यापक स्तर पर कौन करता है? डॉक्टर रायले 1835 में, ऑप्शन ए। राज्य में चाय की खेती 1824 में किसने शुरू कराई? तो कौन था व्यक्ति है? बिशप हेबर का नाम आपने याद करना है। लास्ट वीडियो में हमने पूरे चाय से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस थे उनको कवर किया था, ठीक है। तो राज्य में अगर पूछेगा चाय सबसे पहले किसने शुरू कराई तो आप कहेंगे बिशप हेबर, और कहेगा व्यापक स्तर पर किसने करवाई तब आप कहेंगे डॉक्टर रायले। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड में मिट्टी, कृषि, पशुपालन, सिंचाई इनसे जुड़े हुए 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया और उनसे जुड़े अतिरिक्त तथ्यों को देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।